हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपी सिविल सर्विसेज एमसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर का अंत करेंगे। ठीक है, काफी दिन से ही चल रहा है। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया है, अभी थोड़ा टाइम कम मिल रहा है वीडियोस बनाने का। टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं एमसीक्यूज पर सीधा। ठीक है। एक काम करिएगा, आप लोग जो है ना कॉपी और प्लस पेन लेके बैठिएगा। कॉपी प्लस पेन। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, मैं जितना भी होगा उसको अपन रिवाइज करेंगे, प्लस जो एमसीक्यूज में दूसरे ऑप्शंस होंगे ना उनके बारे में भी देखेंगे कि भाई और इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह जो है ना उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस पुट द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग रखी गई? 1934 के, 1935 बी, 1936 सी, 1937 सी। सो आई होप इसका आंसर सभी ने आप सभी ने दे दिया होगा। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का 1936। और ये सेशन कहाँ हुआ था? ये सेशन हुआ था सर कहाँ पे? लखनऊ के अंदर। कहाँ हुआ था? लखनऊ के अंदर। और बाकी ये आसपास के ऊपर के नीचे के सेशन कहाँ हुए थे ये सब आपको याद रखने हैं कांग्रेस के। ठीक है। और 1937 में जैसा कि पहला सेशन था जो कांग्रेस का किसी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये फैजपुर के अंदर हुआ था। फैजपुर के अंदर हुआ था। और कौन प्रिसाइड कर रहा था ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। 1937 का कहाँ हुआ? फैजपुर के अंदर हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके। और हम पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कहाँ हुआ? लखनऊ के अंदर हुआ 1936 में। 1936 आपको याद रखना है और इसका करेक्ट आंसर यही है। ठीक है। और फॉर्मली फॉर्मली पहली बार जो है, फॉर्मली पहली बार किसने डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की? ये रखी थी मानवेंद्र नाथ रॉय ने, एम एन रॉय ने। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर कब रखी थी? 1934 के अंदर। 1934 के अंदर। आई होप आप सबने बता दिया होगा। चलते हैं आगे। इसमें से कौन सा फीचर जो है कैबिनेट मिशन का फीचर नहीं है? कौन सा जो है इनमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सा फीचर जो है कैबिनेट मिशन का नहीं है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, डोमिनियन ऑफ इंडिया वुड बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन, कि विभाजन के साथ भारत के प्रभुत्व को स्वतंत्रता दी जाएगी। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बी, रेस्यूटरी पावर विद स्टेट। इसमें रेस्यूटरी पावर होता है, हिंदी वाले देख लीजिए प्लीज, हिंदी वाले थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए अभी थोड़े दिन के लिए। अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? स्टेट के पास थी। और इसमें क्या तीन ग्रुप प्रपोज थे? तीन ग्रुप बनाए जाएंगे ऐसा बोला गया था। और दूसरा कम्युनिकेशन, संचार, डिफेंस, रक्षा और एक्सटर्नल अफेयर, जो विदेशी मामले होंगे वो किसके पास रहेंगे? सेंटर के पास, केंद्र के पास रहेंगे। इनमें से कौन सा जो है क्या है कैबिनेट मिशन का फीचर नहीं है, यानी कि कैबिनेट मिशन का पार्ट कौन सा स्टेटमेंट नहीं है? बिल्कुल सही, आपने सही बता दिया होगा। ठीक है। ग्रांटेड, ये जो ए है कि भाई इसमें पहली बार क्या बोला गया? इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन, की पार्टीशन के साथ जो है ना आपको इंडिपेंडेंस दी जाएगी। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। क्या इसमें पार्टीशन को रिजेक्ट किया गया था? क्या किया गया था? पार्टीशन को किया गया था सर रिजेक्ट। ओके। और तो सर पार्टीशन को एक्सेप्ट किस में करा था? पार्टीशन को माना किस में गया था? पार्टीशन को माना गया था सर किस में? माउंट बैटन प्लान में। किस में माना गया था? माउंट बैटन प्लान में। ओके। इसी को ये प्लान कब आया था? 3 जून 1947, 1947, 3 जून 1947 को आया था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? थर्ड जून प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थर्ड जून प्लान बोलते हैं। और इसको एक और मैंने नाम बताया था जिसको क्या बोलते हैं? बाल्कन प्लान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाल्कन प्लान। ठीक है। इसी प्लान को अप्रूव करा जाता है किसके? एक एक्ट के द्वारा जिसको बोला जाता है क्या? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। क्या बोला जाता है? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ओके। ये पूरी कहानी हो गई। अब कैबिनेट मिशन के और भी क्वेश्चन है जो हम आगे स्लाइड में देखेंगे। ठीक है। अब कैबिनेट मिशन को लीड कौन करता है सर? हु लीड द हु लेड द कैबिनेट मिशन, या इसको अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है। पहली चीज, कैबिनेट मिशन के मेंबर्स कितने थे? हम सभी को पता है कितने थे? 3 मेंबर्स। इन तीन में से लीड कौन करता है? क्या लॉर्ड वेबल लीड करते हैं? क्या अध्यक्षता लॉर्ड पैथिक लॉरेंस करते हैं, या स्टेफर्ड क्रिप्स करते हैं, या भी अलेक्जेंडर करते हैं? बिल्कुल सही बात, आपने आंसर सही बताया। क्या है? पैथिक लॉरेंस। ये क्या करते हैं भाई साहब? यही लीड करते हैं इसको। ठीक है। और और क्या क्वेश्चन है? चलते आगे। कैबिनेट मिशन को भैया इंडिया क्यों भेजा गया? इंडिया इसको क्यों भेजा गया सर? दो कारण थे। एक तो क्या, दो एजेंडा जो मैंने बताए थे, मेनली अंतरिम सरकार का गठन कराना और प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनवाना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्म करवाना और अंतरिम सरकार बनवाना। तो ये ऑप्शन आप देख लीजिए। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, बिल्कुल मनी का तो कोई लफड़ा, पैसे की बात तो कोई थी नहीं। ठीक है ना। नेताओं को धन का हस्तांतरण के लिए नहीं सर, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है ना। पावर फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट टू यूरोपियंस, भाई भारत सरकार यूरोपियंस को क्यों देगी?
यूरोपियंस का कोई लेना देना नहीं, सीधे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू इंडियन लीडर्स, बिल्कुल सही बात है। ये भैया क्या था, है ना, शक्तियों को हस्तांतरण करने के लिए, किसको, भारतीय नेताओं को, ठीक है। ट्रांसफर द पावर फ्रॉम पोर्चुगीज टू, नहीं तो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। सो चलते हैं आगे। अब कैबिनेट मिशन प्लान पब्लिश हुआ था। अब कैबिनेट मिशन से रिलेटेड डेट है, तो सर इसकी केवल 3 डेट है, वो आपको याद रखनी है। कौन सी 3 डेट? अभी क्या पूछा है कि प्लान कब पब्लिश हुआ। सो ऑप्शन ए क्या है, 16 मई 1946, 16 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 या 24 अप्रैल 1946। सो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आपने बता दिया होगा, क्या है आंसर, 16 मई 1946। बिल्कुल, ये प्लान पब्लिश हुआ था। एक्चुअली ये प्लान कब बनता है, ये प्लान बनता है 19 फरवरी 1946 को। इसका गठन होता है, कब बनता है ये, बिल्कुल नोट डाउन करते रहिएगा साथ में, या रिवाइज करते रहिए। जिनको याद होगा भैया वो रिवाइज कर लें, और बाकी जिनको याद है, वो नहीं याद है, वो नोट कर लें। 24 मार्च 1946 को क्या होता है, ये प्लान इंडिया आते हैं। ये कौन आते हैं भैया, इंडिया आते हैं, ओके। सो चलते हैं आगे। भैया जब कैबिनेट मिशन इंडिया आता है, कैबिनेट मिशन जब इंडिया आता है, मैंने कब बताया, कैबिनेट, अभी तारीख बिल्कुल मैं बार बार बता दे रहा हूँ, 3-4 बता दूंगा आपको, तो आपको याद बैठ जाएगी अच्छे से दिमाग में। 1946, 24 मार्च 1946 को ये इंडिया आता है। और उस समय वाइसरॉय कौन होता है, स्टैफर्ड क्रिप्स होते हैं, लॉर्ड वेबल होते हैं, या माउंटबेटन होते हैं, या लॉर्ड कर्जन होते हैं। सो बिल्कुल सही, उस समय कौन होता है, लॉर्ड वेबल। कौन होता है, लॉर्ड वेबल। यही क्या होते हैं, वाइसरॉय होते हैं, ओके। लॉर्ड कर्जन कब होते हैं, ये भैया जो पार्टीशन होता है, बंगाल पार्टीशन, कब, इसकी डेट आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये तब उस टाइम पे वाइसरॉय होते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। ये माउंटबेटन प्लान जब आता है तब बनते। और ये कौन से डिक्लेरेशन से बनते हैं, एटली डिक्लेरेशन। जब एटली डिक्लेरेशन होता है, एटली डिक्लेरेशन में क्या कहा जाता है भाई साहब, आप देख लो क्या करना है। हम तो भाई साहब 30 जून 1948 तक इंडिया छोड़ देंगे, ये हमारी लास्ट डेट है। अब आप देख लो क्या करना है। और दूसरी चीज कि भाई क्या करेंगे, वाइसरॉय को बदल देंगे। वाइसरॉय अब कौन होगा भाई, माउंटबेटन होंगे। कौन होंगे, माउंटबेटन। इसी को क्या कहा जाता है, एटली डिक्लेरेशन, ओके। स्टैफर्ड क्रिप्स, ये क्रिप्स मिशन इंडिया में लेके आते हैं, फिर बाद में जो है कैबिनेट मिशन के मेंबर भी होते हैं। तो उस समय लॉर्ड वेबल क्या होते हैं, यही वाइसरॉय होते हैं। और यही वाइसरॉय क्या करेंगे 1945 में, 1945 में क्या लेके आते हैं, वेबल प्लान लेके आते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, शिमला कॉन्फ्रेंस। क्या बोला जाता है, शिमला कॉन्फ्रेंस, वेबल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंपोजिशन भाई साहब, अब ये बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की संरचना क्या थी, कंपोजिशन क्या थी, ओके। 389, 299, ऑप्शन सी 229 या 93। सो बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने दे दिया होगा, क्या है 389। क्या है 389। अब इसका जो बाइफरकेशन है, कैसे कैसे ये 389 डिवाइडेड था, उसको देख लेते हैं, ओके। ये 389 क्या होता है, जस्ट अ मिनट टाइम दीजिएगा। ये कितने हो गए 389। इसी 389 में ये बटा रहता है किसमें, 296। और ये होते हैं क्या 93। ये जो होंगे क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे। और ये क्या होंगे, नॉमिनेटेड होंगे। इसीलिए हमारी बॉडी को क्या कहा जाता है, पार्टली इलेक्टेड प्लस पार्टली नॉमिनेटेड। पार्टली इलेक्टेड प्लस पार्टली नॉमिनेटेड, ओके। अगर इलेक्शन वाइज पूछा जाए तो वैसे क्या होती है भैया, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है। क्या होती है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है। अगर ये ऑप्शन में ये दिखे तो सबसे बेटर ऑप्शन यही है आपके पास, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये कहाँ से आते हैं सर, ये आते हैं ब्रिटिश प्रोविंस से। और ये कहाँ से आते हैं सर, ये आते हैं प्रिंसली स्टेट से, ओके। सो हमारा आंसर क्या है, 389 है। अगर वो पूछता है कि मुस्लिम लीग के जाने के बाद कि इंडिया के पास कितने मेंबर्स बचे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। जब मुस्लिम लीग क्या होती है, मुस्लिम लीग हो जाती है अलग, तो इसके मेंबर्स चले जाते हैं, ठीक है। हमारे पास किससे बचे हैं, 299। और इस 299 का बाइफर्केशन क्या होता है, इस 299 का बाइफर्केशन हमारे पास क्या होता है, 229 प्लस 70, ओके। ये 70 क्या होंगे हमारे, ये 70 होंगे प्रिंसली स्टेट से, प्रिंसली स्टेट से। और ये हमारे होंगे कहाँ से, ये होंगे हमारे ब्रिटिश प्रोविंस से, ओके। ये ब्रिटिश प्रोविंस आएंगे। और बाकी 299 मैंने बता दिया, इन्हीं का क्या है, 299 का बाइफर्केशन है, ओके। सो ये क्वेश्चन हो गया। आई होप सबने आंसर दे दिया होगा। क्या आंसर क्या हो गया हमारा, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो गया ये 389, ओके। चलते हैं आगे। हाउ मेनी सीट सेंट्रल प्रोविंस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो अब क्या है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, हम लोग क्या दे रहे हैं सर, एमपी पीएससी ऊपर से उसने क्या
अपने सिलेबस में डाल रखा है क्या कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हमें अगर सीटें क्लियर नहीं है तो फिर बड़ी दिक्कत है सर। तो इसीलिए सेंट्रल प्रोविंस एंड इसमें प्लस बेरार कर लीजिएगा। ओके, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार में कितनी सीटें थी? ऑप्शन ए 3, 2, 17 या 1। बिल्कुल सही, आप सबने सही जवाब दिया है बिल्कुल। ऑप्शन सी है इसका आंसर। क्या है? 17। तो सर 3 क्या है? 3 है सर। ये हमारी सीट होती है कहाँ की? ये 3 सीट्स होती हैं सर। एक्चुअली में क्या होता है, एक मध्य प्रांत करके होता है, मध्य प्रांत, जिसमें मालवा और बुंदेलखंड को रखा जाता है। ओके, वहां की सीट्स होती हैं कौन? 3, है ना। और दो दो किसकी सीट्स होती हैं सर? ये दो होती हैं रीवा की, और एक होती है भोपाल की। अब आप कहोगे भाई साहब ये तो बता दो कि जो बड़े बड़े प्रोविंस थे, कौन जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ग्वालियर और कौन था एक और? इंदौर। इनका सीट और बता दो, ये तो रह गए। सर ग्वालियर की याद कर लो, कितनी है? 4। कितनी है सर? 4। और इंदौर की कितनी है? इंदौर की है 1। ठीक है, इन्हीं को, ये पूरा हो गया अपना सीट सेंट्रल प्रोविंस से रिलेटेड। एमपी में जितनी भी सीट्स थी ये मैंने आपको बता दी है, इनको याद रखिएगा, प्लीज प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, सो चलते हैं आगे। अब कितनी सीट्स भैया कांग्रेस कितनी सीट्स जीत के आती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस कितनी सीट्स जीत के आती है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया स्ट्रक्चर क्या होता है 389 का, जिसमें क्या होता है 296 प्लस 93। बिल्कुल बार बार मैं बताऊंगा आपको ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, बिल्कुल बार बार, है ना। उसको अच्छे से बैठा लीजिए। और इस 292 प्लस 4, ये 4 क्या होते हैं? ये होते हैं क्या? चीफ कमिश्नरेट, सी, इनको बोलते हैं चीफ कमिश्नरेट। ओके, ये 292 क्या होते हैं? 11 ब्रिटिश प्रोविंस स्टेट से आते हैं, 11 ब्रिटिश प्रोविंस स्टेट से आते हैं। ओके, कहाँ से आते हैं? 11 ब्रिटिश प्रोविंस स्टेट से, ब्रिटिश प्रोविंस से आते हैं। ठीक है, और तो कांग्रेस कितनी जीत के आएगी बताइए? ऑप्शन ए 208, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 209, ऑप्शन डी 93। सो बिल्कुल सही जवाब है आपका क्या? 208। 208 क्या होती है? सीट्स जीत के आती है कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो चलते हैं आगे। और 78 कौन जीत के आएगा इसी में? अब 78 कौन जीत के आता है? ये जीत के आती है कौन? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। और ये 93 क्या होते हैं? ये 93 होते हैं कौन? नॉमिनेटेड सीट्स होती हैं, जो को कौन नॉमिनेट करेगा वहां पर? जो प्रिंसली स्टेट के, जैसे हमारे सिंधिया जी, ठीक है, ये क्या करेंगे अपने यहाँ से 3, या जैसे ग्वालियर की 4 सीटें, तो 4 नुमाइंदे भेज देंगे कि भैया हमारे यहाँ से आएंगे, हम चुनाव नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ क्या चल रही है? राजशाही। ठीक है, सो प्रिंसली स्टेट है ना, ये राजा महाराजा अपने यहाँ से भेज देते हैं। ऐसी इसी प्रकार इंदौर वाले कितना भेजेंगे? इंदौर वाले भेजेंगे एक बंदे को। ठीक है, ये चलते हैं आगे। हु वाज, अब मैंने आपको बताया क्या हमारे पास जो 389 थे, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है। 389 कितना हो गया? 296 प्लस 93। ओके, इस 296 में से 292 ब्रिटिश प्रोविंस की होंगी, प्लस 4 क्या रहेंगी? ये रहेंगी आपकी चीफ कमिश्नरेट की। इसी 4 के ये इनके नाम सर ए, बी, सी, डी। ओके, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ठीक है, अजमेर से सर तो अपना क्वेश्चन क्या है कि भैया कुर्ग चीफ कमिश्नर। ओके सर, इसमें थोड़ा क्वेश्चन में गलती हो गई है। ठीक है, अजमेर से कौन चुन के आता है? या बलूचिस्तान से? कुर्ग से। सर कुर्ग से कौन चुन के आता है? सीएम पुनाचा। एक्चुअली नाम की जगह सीएम पुनाचा। ओके, कौन चुन के आता है? सीएम पुनाचा जी चुन के आते हैं। तो सर ये बता दीजिए अजमेर से कौन होता है? अजमेर से सर होते हैं, नाम लिख लीजिए इनका, कौन अपन पढ़ चुके हैं? एम बी मुकुट बिहारी भार्गव। एम बी भार्गव कौन होते हैं? मुकुट बिहारी भार्गव। और ये बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से कौन होता है? इनका नाम होता है जोगजय। जोगजय। और दिल्ली, दिल्ली से कौन होता है? ये होते हैं कौन? हमारे देश बंधु साहब। ओके, डी से दिल्ली, डी से देशमुख। ओके, सो ये क्वेश्चन में देख लीजिएगा आप। ठीक है, एक्चुअली नाम की जगह मैंने स्टेट्स डाल दिए, सॉरी। अब क्वेश्चन पूछता है कि तिलक ने किस वर्ष अपने स्वराज बिल में संविधान सभा की मांग उठाई? किस वर्ष स्वराज बिल में संविधान सभा की मांग उठाई? किसने? तिलक जी ने। तो ये कब उठाई? ऑप्शन ए 1895, 1922, 1928, 1934। कब उठाई बताइए? सो बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। आंसर है हमारा क्या? 1895। बाल गंगाधर तिलक जी ने पहली बार संविधान सभा की मांग अपने स्वराज बिल में उठाई। किसमें उठाई? स्वराज बिल में। कब ये आया था? 1895 में। ओके, 1922 में गांधी जी डिमांड करते हैं। ओके, और गांधी जी जब डिमांड करते हैं तो एक किसका जिक्र करते हैं?
ये करते हैं। इनके जो गुरु होते हैं कौन, गोखले जी का, गोखले जी का, ये भी याद रखिएगा। 1928 में क्या होता है भैया, नेहरू रिपोर्ट आती है, इसी को क्या पहला ड्राफ्ट भी माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और 1934 में फॉर्मली कौन, पहली पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं हम, फॉर्मली कौन, एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय जी डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट फॉर्मली, ठीक है। चलते हैं आगे। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन आपको बहुत कम जगह मिलेगा, ठीक है, पढ़ाया है यूट्यूब पे लेकिन बहुत कम लोगों ने पढ़ाया है। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके, ऑप्शन ए सर हेनरी मैन, ऑप्शन बी आइवर जेनिंग, ऑप्शन सी एम एन रॉय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सो बताइए, सो इसका आंसर है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या है, सर हेनरी मैन, कौन है, किसने दिया है, सर हेनरी मैन ने। बाकी इनके बारे में, आइवर जेनिंग के बारे में आगे पढ़ेंगे, महात्मा गांधी जी के बारे में हमने देख लिया, 1922 में इन्होंने दिया था, फिर 1938 में एक आर्टिकल लिखा था इन्होंने, उसमें भी दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, ओके। अब चलते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन क्या था, ये देख लेते हैं एक बार। सो क्वेश्चन 13 में कहता है कि भाई संविधान में मुख्य प्रारूपक प्रारूपकार कौन थे, मुख्य प्रारूपक, चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन थे। सो एच सी मुखर्जी, वी टी कृष्णमाचारी थे, या बी एन राव थे, या सर अयंगर थे, या एस एन मुखर्जी से, एस एन मुखर्जी थे, ओके। सो आई होप सबने सही आंसर दे दिया होगा, बिल्कुल सही। क्या आंसर है, एस एन मुखर्जी, ये क्या थे सर, चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन यही थे। एच वी अयंगर कौन थे सर, सॉरी, एच वी अयंगर थे आपके सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये कौन थे, सेक्रेटरी थे, कौन थे, सेक्रेटरी थे। बेनेगल नरसिम्हा राव, ये कौन थे सर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। और ये दो, ये होते हैं सर वाइस चेयरमैन। जब परमानेंट चेयरमैन चुन लिया जाता है, परमानेंट चेयरमैन किसके बाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे पहले टेम्परेरी चेयरमैन चुना जाता है, फिर उसके बाद परमानेंट चेयरमैन किसको चुना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, किसको चुना जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को, राजेंद्र प्रसाद जी को, ओके। तो उसके बाद वाइस चेयरमैन चुना जाता है किसको, एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी को। तो आई होप ये सब नाम याद हो गए होंगे आपको, एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी कौन है। एक ही याद रखिएगा, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो टीटी कृष्णमाचारी है, वो कौन है, वो टीटी कृष्णमाचारी है जो ड्राफ्टिंग कमेटी में, और ये कौन है, वीटी कृष्णमाचारी है। सर बेनेगल नरसिंह राव, इनको 1660 कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब समझ रहे हो, इन्होंने ये 60 देशों के संविधान इन्होंने पढ़े थे, ये मैंने बता ही दिया। एच वी आर अयंगर हो गए, ये कौन होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ओके। चलते हैं आगे। माइनॉरिटी सब कमेटी को कौन प्रिसाइड करता है, सर आप बताइए कौन, माइनॉरिटी सब कमेटी को कौन प्रेसाइड करता है, हु हेडेड द माइनॉरिटी सब कमेटी। ऑप्शन ए एच सी मुखर्जी, ऑप्शन बी जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी गोपीनाथ बरदोली, या ऑप्शन डी या राजेंद्र प्रसाद, कौन करता है। सो बिल्कुल सही बताया आपने, कौन करता है ये, इसको करते हैं कौन, एच सी मुखर्जी, कौन करते हैं, एच सी मुखर्जी। माइनॉरिटी सब कमिटीज को कौन करता है, एच सी मुखर्जी। तो सर सवाल ये आता है कि सर ये जेबी कृपलानी क्या करते हैं, तो सर ये जेबी कृपलानी करते हैं फंडामेंटल सब कमेटी को, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी को, ठीक है। ये सारे जो मेंबर्स हैं ये मैंने ऑप्शन में वही डाले हैं जो सब कमिटीज के हैं, ठीक है, सब कमिटीज के हेड है, सब कमेटी के हेड है कौन, एच सी मुखर्जी मैंने आपको बता दिया जो कि किसके हैं, माइनॉरिटी के हैं। जेबी कृपलानी किसके हैं, फंडामेंटल राइट सब कमेटी के हैं। गोपीनाथ बारदोली हैं हमारे कहाँ के, ये होते हैं जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो ट्राइबल एरिया होता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया होता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया, वहां के होते हैं कौन ये, कौन गोपीनाथ बारदोली, ओके। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हम देखेंगे आगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु प्रेसाइड द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान समिति की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। सो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अंबेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। सो बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है, क्या है, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, जवाहरलाल नेहरू मेनली 3 कमेटी के हेड होते हैं, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एक और कौन होते हैं, यूनियन पावर कमेटी, और एक होते हैं सर स्टेट कमेटी, जो कि किसके लिए होती है, नेगोशिएशन विद स्टेट, ओके। ये हो गया। बाकी अंबेडकर हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, ये किसके होते हैं, ये भैया कमेटी के हेड होते हैं किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के, ड्राफ्टिंग
कमेटी के हेड होते हैं, ठीक है। सरदार पटेल जी का, और इनका क्वेश्चन आगे है तो हम आगे देखेंगे इनको। ये कि भाई इनमें से कौन सी कमेटी है, विच ऑफ दीज कमिटीज इज नॉट चेयर्ड बाय, क्या पूछा है, नॉट चेयर्ड बाय राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी किस किस कमेटी को चेयर नहीं किया है, ठीक है। सो अब इसको जो ना मल्टीपल क्वेश्चन मैंने बनाया है इसको। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, थर्ड फंडामेंटल राइट सब कमेटी, माइनॉरिटी सब कमेटी, हाउस कमेटी, और कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस। सो ऑप्शन ए 1 2 5 6, 3 4 5 6, 1 3 5 4 5 6, और या ऑल। सो बताइए। सोच लीजिए। सॉरी, बिल्कुल आपने सही सोच लिया होगा। इसका आंसर है करेक्ट बी। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने किस किसको प्रेसाइड करा है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी को करा है और स्टीयरिंग कमेटी को करा है। ये दोनों को किसने करा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने करा है। ओके, तो फंडामेंटल राइट सब कमेटी अभी हम देख चुके हैं। फंडामेंटल सब कमेटी किसने करी थी, जे बी कृपलानी ने करी थी। किसने करी थी, जे बी कृपलानी, कृपलानी जी ने करी थी। माइनॉरिटी सब कमेटी किसने करी थी, एच सी मुखर्जी ने करी थी। किसने करी थी, एच सी मुखर्जी ने करी थी। हाउस कमेटी और कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ये सर हमने देखा था, ये इनके कौन है, पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया। ओके, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, बिल्कुल याद हो गया होगा आपको। चलते हैं आगे, ठीक है। फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सर, हु चेयर्ड द, किसने अध्यक्षता करी फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी के, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने करी, या मावलंकर जी ने करी, या जवाहरलाल नेहरू जी ने करी, या वरदाचारी ने करी। तो सर इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर है सर जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, क्या है इसका आंसर, जीवी मावलंकर। ओके, सो अभी हमने देखा राजेंद्र प्रसाद जी ने कौन कौन सी कमेटी करी थी। एक तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी करा था, ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी करा है, और एक राजेंद्र प्रसाद जी ने फ्लैग कमेटी भी करी है। कौन सी करी है, फ्लैग कमेटी भी करी है, और एक फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी करी है। जो पहले पड़ी थी वो, प्लस फ्लैग जो टेम्पररी कमेटी बनती, प्लस फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। कौन सी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। जवाहरलाल नेहरू जी की हमने देख ली है, कौन सी हो गई, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, और स्टेट्स कमेटी। ओके, और वरदाचार्य, इन्होंने एक्चुअली दो करी। एक सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो कमेटी थी, अगर वो आ जाए, कौन सी, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आ जाए, या कोई चीज दिख जाए आपको सिटीजन से रिलेटेड। ओके, तो इन दोनों का आंसर क्या होगा, वरदाचार्य। वरदाचारी, और ऑल्दो ये क्या थे, मेंबर नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे ये, ठीक है। तो इतनी कहानी हो गई किसकी, कमेटी की। और कमेटी हमने कितने टाइप की पढ़ी है, कमेटी जो है ना बेसिकली क्या होंगी, दो टाइप की होंगी, ठीक है, मेजर और माइनर। कितने टाइप की होंगी, दो टाइप की होंगी, एक होगी मेजर और एक होगी क्या, माइनर। ओके, सो मेजर हमारे मेनली कितनी होती है, ये 8 कमेटी होती है, और यहाँ पर कम से कम नहीं तो आप मानिए 15 के आसपास अप्रोक्स, ठीक है। सो अब क्वेश्चन आता है कि सर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कौन सी कमेटी को प्रेसाइड किया, या कौन सी कमेटी को हेड किया, ठीक है। सो ऑप्शन ए प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ऑप्शन बी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, या माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज कमिटीज, या ऑप्शन डी ऑल। सो आई होप आपने सोच लिया होगा, बिल्कुल सही। इन सबको क्या करा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने प्रेसाइड करा है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजर कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज कमेटी। ओके, सो आप मेरे को बताइए, इसकी फंडामेंटल राइट कमेटी की सब कमेटी को किसने प्रेसाइड किया, इसकी सब कमेटी को किसने प्रेसाइड किया, किसने प्रेसाइड किया, ठीक है। चलती हैं आगे। अब हमारा जो प्रियम्बल है, उसको कैलीग्राफी, उसका जो लिखा गया है वो किसने करा है, उसका लिखावट जो है ना, कैलीग्राफी जो हैंड राइटिंग है वो किसने करी है, ठीक है। ऑप्शन ए बेअवर राम मनोहर सिन्हा जी ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, के एम मुंशी जी ने, या मोहम्मद सादुल्ला जी ने। सो बिल्कुल सही बताया आपने, क्या है इसका आंसर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, ये है हमारा करेक्ट आंसर। और इसी के आसपास जो प्रियम्बल लिखा गया है, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो ऐसे लिखा हुआ है, और इसके आसपास बनी हुई है क्या, ऑर्नामेंटेड इसको बोलते हैं, ऑर्नामेंटेशन, या जो डिजाइन बनी हुई है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये पूरी डिजाइन ये बनाई है सर किसने, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जी ने।
बेहर रामीन और सिन्हा जी ने ये जो डिजाइन बनी है ये इन्होंने बनाई है। ओके, किया मुंशी जी के बारे में आगे पढ़ेंगे, मोहम्मद सादुल्लाह के बारे में आगे क्वेश्चन है तो ये देखेंगे। सो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ड्राफ्टिंग कमिटी को सेटअप कब किया गया? ड्राफ्टिंग कमेटी को, सो ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं कि इसको प्रेसाइड किसने करा, तो इसको प्रेसाइड किसने करा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। बी आर अम्बेडकर जी ने क्या किया, इसको प्रेसाइड किया। सो अब किस डेट को ये बनती है, ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947 को, या 4 नवंबर 1948 को, 15 नवंबर 1948 को, या 22 जुलाई 1947 को। सो बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, क्या है, 29 अगस्त 1947 को ये बनती है। कब, 29 अगस्त 1947 को ये बनती है, ठीक है। और जब ये ड्राफ्ट तैयार कर लेती है, जब ड्राफ्ट हो जाता है क्या, रेडी, उसके रखा जाता है इसको कहाँ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, तब इसकी क्या होती है, बेसिकली 3 रीडिंग होती है, ठीक है। सो पहली रीडिंग कब होती है, 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक इसकी रीडिंग होती है, ठीक है। सो ये जो डेट है ये क्या है, फर्स्ट रीडिंग की है, जिसमें क्या होता है, केवल जनरल डिस्कशन होता है। और सेकंड रीडिंग होती है 15 नवंबर से, और ये करीबन 1 साल तक आसपास चलता है ये। और इसके अंदर ये इसको कहा जाता है क्या, सेकंड रीडिंग। अच्छा, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, कि इसके अंदर हमारी जो फ्लैग कमेटी थी, फ्लैग कमेटी वो है, उसका फॉर्मेशन होता है फ्लैग कमेटी, जिसको कौन प्रिसाइड करता है, राजेंद्र प्रसाद जी। कौन करते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी। ओके, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन कब होता है, 22 जुलाई 1947 को। ओके, फर्स्ट रीडिंग ऑफ द फाइनल ड्राफ्ट इन द असेंबली, ये मैंने आपको बता ही दिया। 4 जुलाई से 9 सॉरी 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक रीडिंग होती है इसकी। सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये सेकंड रीडिंग का डेट है, इसको याद कर लीजिएगा, प्लस ये थर्ड रीडिंग में एक्चुअली क्या होता है, इसको किसके लिए, वोटिंग के लिए रखा जाता है, किसके लिए, वोटिंग के लिए। यहाँ पे क्या होता है, अमेंडमेंट वगैरह, अमेंडमेंट या जो भी प्रपोजल्स वगैरह इसके ऊपर आएंगे वो सब रखे जाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे होता है क्या, डिस्कशन। और ये आज के टाइम में भी फॉलो होता है, जो हमारे बिल्स वगैरह रखे जाते हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, इस टाइप से होता है, ठीक है। सो चलते हैं आगे, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया लागू कब हुआ, संविधान लागू कब हुआ, ठीक है। एक दो डेट होती है, एक होती है अधिनियमित, अधिनियमित कब हुआ, और दूसरी चीज होती है लागू कब हुआ, ठीक है। सो हमसे क्या पूछा गया, लागू, तो या तो 26 नवंबर 1949 को हुआ है, या 26 जनवरी 1950 को हुआ है। सो ओनली ए, ओनली बी, बोथ और नन। बिल्कुल सही बता दिया होगा आपने, इसका आंसर क्या है, 26 जनवरी 1950। एक्चुअली ये चीज कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है हमारे कहाँ, आर्टिकल 394 में, जो कि किस पार्ट के अंदर आता है, पार्ट 22। और ओके, पार्ट 22 के अंदर आता है, ठीक है। कब हुआ है, ठीक है। और सर एनेक्टमेंट की डेट क्या है, ये सर अधिनियम, अधिनियमित कब हुआ सर, ये हुआ 26 नवंबर 1949 को, जहां पे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स मिलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, बिल्कुल सही है ना। सॉरी दोस्तों, पता नहीं कैसे पॉज हो गया और मैं लगातार आखिरी तक चला गया। खत्म भी हो गया था वीडियो, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। सो कोई नहीं, चलो करते हैं फिर से, ठीक है। सो ये था, ये फाइनली क्या होता है, ये 24 जनवरी 1950 को मीट करेंगे और ये क्या करेंगे, साइन करेंगे। तो टोटल हमारे कितने सेशंस होते हैं, टोटल हमारे सेशंस होते हैं 11। और ये लोग क्या करेंगे, 11 सेशंस हमारे कब खत्म हो जाते हैं, 26 जनवरी 1900 सॉरी 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 1949 को। फिर बाद में साइन करने के लिए लोग मिलते हैं 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये आखिरी सेशन, इसी को कंसिडर किया जाता है और क्वेश्चन इसी पे आएगा, याद रखिएगा कि आखिरी सेशन की डेट के साथ क्वेश्चन पूछेगा वो, आपके साथ क्या करेगा, डेट के साथ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सो चलते हैं आगे, हमारी संविधान सभा में हाउ मेनी वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूएंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, या ऑप्शन डी 17। सो बिल्कुल सही आंसर है क्या, ऑप्शन 15। आई होप आप सबने लगा दिया होगा। सो चलते हैं आगे, वन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर, एक जो संविधान सभा का सदस्य है वो कितने लोगों को, कितनी जनसंख्या को क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था, कितनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। सो 1 मिलियन, 1 लाख, या 10 मिलियन, या 20 मिलियन। ओके, सो ये मिलियन की कॉन्सेप्ट आप एक बार क्लियर कर लिएगा, अदरवाइज नहीं तो वहां जाके फंस जाए आप, ठीक है। सो इसका आंसर होगा क्या, करे सही आंसर होगा 1 मिलियन, क्या है 1 मिलियन। आई होप आप सबने आंसर दे दिया होगा, 1 मिलियन कितना हो गया सर,
10 लाख। एक जो सदस्य है वो 10 लाख लोगों को क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था। कितने को? 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था। कौन? एक संविधान सदस्य। ठीक है, और ये क्या था, क्या था, इनडायरेक्टली इलेक्टेड था। ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड था। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, क्वेश्चन यही आएंगे। ठीक है, अब क्या है, अब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर क्या हुआ, ये तो हो गई सर प्रोविंस चुनाव। ठीक है, कौन कौन, ब्रिटिश प्रोविंस, और ये हो गए उनकी सीट्स। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही से मैच नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए मद्रास, मद्रास में 50 सीटें थी, या बॉम्बे के अंदर 21 सीटें थी, या बंगाल के अंदर 19 सीटें थी, या यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर 55, जो आज का क्या है, यूपी। यही क्या है, यूपी। सो बताइए आंसर, सोच लीजिए आराम से। बिल्कुल। ठीक है, इसका आंसर है क्या, मद्रास 50। ये गलत है, इसमें 50 नहीं है सर, कितनी है, 49। कितनी है सर, 49। ओके, 49 सीट है। ठीक है, बाकी ये बॉम्बे, ये बिल्कुल सही मैच है। वेस्ट बंगाल सही है, यूनाइटेड प्रोविंस, और ये क्या था सर, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम, सबसे ज्यादा सीटें किसमें थी, इसी में थी। ठीक है, आंसर क्या सही है, मद्रास। और एक और चीज याद रखिएगा सर, बिहार में कितनी थी। ठीक है, एक बिहार को और याद रख लीजिएगा, बिहार में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सर, बिहार में कितनी थी, तो सर बिहार में थी हमारी कितनी, 36। कितनी थी बिहार में, 36। ओके, ये था। और एक उड़ीसा, उड़ीसा में भी देख सकते हैं आप, उड़ीसा में थी हमारी कितनी, 9। सॉरी, उड़ीसा में कितनी थी, 9। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय, हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी किसने करी, आप ये बताइए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल हिंदी पे बड़ा ही जोर दिया जा रहा है। ठीक है, एमपी ने तो लागू भी कर दिया है, किसमें, मेडिकल एजुकेशन के अंदर। सो ऑप्शन ए वसंत कृष्ण वैद्य, ऑप्शन बी नंदलाल बोस, ऑप्शन सी ब्योर राम मनोहर, या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सो सोचिए आप। बिल्कुल, इसका आंसर है क्या, वसंत कृष्ण वैद्य, वी के वी, बस, वसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है, इन्होंने क्या करा सर, इन्होंने सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाले को, इंग्लिश वाले को करा था, और इटैलिक, इटैलिक कर्सिव, ठीक है, जो होती है ना ऐसे लिटा के। ठीक है, और ये नंदलाल बोस, इन्होंने क्या करा सर, आसपास जो इसके डेकोरेशन था, ठीक है, ऑर्नामेंटेशन, इसको इंग्लिश में ऑर्नामेंटेशन बोलते हैं, और जो हिंदी में क्या बोलूं मैं सर, ये जो फूल पत्तियां बन जाती है ना आसपास, पूरा डिजाइन टाइप का रहता है, ये सब चीजें, ये जो प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन पे करते हैं, ये करते हैं कौन, ब्योर राम मनोहर, और एक दूसरा ही हिंदी वाले वर्जन में कौन करते हैं, नंदलाल बोस। ठीक है, ये दो बंदे कहाँ से आते हैं सर, ये आते हैं शांति निकेतन से। ठीक है, ये चीज पूछ सकता है आपसे। ठीक है, कहाँ से बुलाया जाता है, शांति निकेतन से बुलाया जाता है। ठीक है, ये दो होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कौन, डिजाइन वाले, और ये दोनों हो गए कैलीग्राफी वाले, ए और डी वाले। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पूरा क्या, कैलीग्राफी से रिलेटेड जितना भी फैक्ट था। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भैया देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था ओरिजिनली 2 लैंग्वेज में लिखा गया। ठीक है, हमारा जो संविधान, एक हिंदी और एक इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। और भाई साहब अब तो हमने क्या करा है, कैलीग्राफी भी देख ली है दोनों की, तो ये तो हमें पता ही चल गया। ठीक है, तो अब ये बताइए अब क्या हुआ बाद में जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था उसका ट्रांसलेशन, ठीक है, और उस जितनी भी अमेंडमेंट थी उनका ट्रांसलेशन के लिए एक अमेंडमेंट करा गया कि भाई इन सब का जो है ना क्या होना चाहिए, हिंदी में ट्रांसलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए ट्रांसलेशन। तो जिसके लिए क्या करा गया, एक संविधान संशोधन किया गया। ये संविधान संशोधन कौन सा था, ये देखिए, ये जो टेके है ना, ये सब अभी मैं रिकॉर्ड कर चुका था थोड़ी देर पहले। ठीक है, सो ऑप्शन ए 58, ऑप्शन बी 59, ऑप्शन सी 71, ऑप्शन डी 92। सो बताइए आप लोग। बिल्कुल सही, इसका आंसर है क्या, ऑप्शन ए 58। 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1987 में आया था ये। ठीक है, जिसमें क्या करा गया कि भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसको क्या करा जाएगा, हिंदी में ट्रांसलेट करा जाएगा, और जितने भी अमेंडमेंट हुई हैं, ठीक है, उसका पूरा अथॉरिटेटिव यानी प्रामाणिक पार्ट जो होगा उसका हिंदी में क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, और जितनी भी अमेंडमेंट संशोधन हुए उनको भी क्या करा जाएगा, हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा। और ये कहाँ पे जोड़ा गया सर, ये जोड़ा गया आर्टिकल नंबर 394 ए, कैपिटल ए। ठीक है, एक चीज याद रखिए, जितनी भी अमेंडमेंट्स में चीजें होती है ना वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में आएंगी। कैपिटल लेटर्स में जहां भी आपको आर्टिकल के पीछे कैपिटल लेटर दिखे तो समझ जाइए ये क्या है, अमेंडमेंट यानी संशोधन से ऐड है। ठीक है, कैपिटल लेटर इसकी पहचान होती है अमेंडमेंट की। ओके, जितना भी होगा देख लीजिएगा, अपन देखेंगे इसको अमेंडमेंट वाले चैप्टर में। ठीक है, सो ये हो गया कहानी। और ये कौन से पार्ट में, अगर बाई चांस पार्ट पूछ ले आपका, तो आपके पार्ट 22 के अंदर ही इसका सब पार्ट भी होता है, वो
पर देख लीजिएगा, ठीक है। सो चलते हैं आगे। अब इनमें से कौन जो है ड्राफ्टिंग कमिटी का मेंबर नहीं रहा है? सो 1 गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, JL नेहरू, मोहम्मद सादुल्ला, राजेंद्र प्रसाद, TT कृष्णमाचारी। सो ऑप्शन ए 1 2 3 4, 1 2 4 6, 3 4 5 6 या 3 5। सो सोच लीजिए, एक बार देख लीजिए ध्यान से, अच्छे से पॉज कर लीजिए अगर मेरा जल्दी हो रहा हो तो, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या इसका? डी, जवाहरलाल नेहरू और कौन, राजेंद्र प्रसाद जी, ये दोनों इसके मेंबर्स नहीं होते हैं। बाकी कौन मेंबर्स होते हैं? सो हमने देखे थे क्या, डॉक्टर BR अम्बेडकर तो क्या होते हैं सर? अम्बेडकर जी इसके होते हैं हेड, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, अम्बेडकर कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आते हैं, ठीक है। और प्लस, अगर मुस्लिम लीग से पार्टीशन डिवाइड होने के बाद अगर ये दोबारा चुन के आते हैं तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आते हैं मुस्लिम लीग के पार्टीशन के बाद, ठीक है। ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आते हैं, ठीक है। प्लस मैंने आपको क्या बताया, 3M, 3M से हो गए, ठीक है। और अपने 3 हो गए साउथ के, 3 हो गए साउथ के, ठीक है। एक M से हो गया कौन, के मुंशी जी, मोहम्मद सादुल्ला और माधव राव, ठीक है। ये है बेसिक, देखो सिंपल, कुछ ना कुछ आप लॉजिक बना के याद करो तो अच्छी चीज है। मैंने तो सर सिंपल ही याद कर रखा है, ठीक है। 3 M से होगा, 3 साउथ से होगा और BR अम्बेडकर जी हमें याद ही है। साउथ से कौन हो गया, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगर और TT कृष्णमाचारी, TT कृष्णमाचारी। और एक हम VT पढ़ के आए थे, कौन, VT कृष्णमाचारी। VT कृष्णमाचारी कौन थे सर? VT कृष्णमाचारी थे आपके कौन, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन चुना गया था इनको, ठीक है ना। कहाँ का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो भी कौन से बेसिस पे, परमानेंट बेसिस पे, ठीक है, परमानेंट बेसिस पर। प्लीज लिखते जाइएगा, आपको है ना राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी आई होप, लेकिन कोई नहीं, आप सुन पा रहे होंगे सही से, ठीक है। सो अब ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सातों मेंबर्स आपको याद होने चाहिए बिल्कुल, है ना। वहां जाके याद कर लीजिएगा बिल्कुल। यहाँ पे देखो, आपको ऑप्शन भी मिले ना, फिर भी आप एक बार वहां पे लिख के जरूर देखना, मैं आपको यही सजेशन करूंगा। क्योंकि होता क्या है ना, हमें दिखता कुछ और है, ठीक है, और वहां पे पढ़ कुछ और रहे होते हैं, तो ये भी कई कई बार सीन हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, 3M से और 3 साउथ वाले हो गए, प्लस एक, 3 3 6 और एक 7, ठीक है। अब होता क्या है, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में BL मित्तर जी को कौन रिप्लेस करता है? BL मित्तर जी को कौन रिप्लेस करता है? ऑप्शन ए, क्या मुंशी जी रिप्लेस करते हैं, ऑप्शन बी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला रिप्लेस करते हैं, या सी, माधव राव जी, या TT कृष्णमाचारी जी। सो बताइए आप लोग, कौन इनको रिप्लेस करता है, ठीक है। सो बिल्कुल सही, इसका आंसर है क्या, एन माधव राव। ये क्या होते हैं, रिप्लेस करते हैं किसको, BL मित्तर जी को, ठीक है। और ये एक्चुअली होता क्या है, BL मित्तर जी को जाती है तबीयत खराब, ड्यू टू इल हेल्थ, ठीक है। ये क्या करते हैं भैया कि मेरे को हटा दो और मेरी जगह एक बंदा ले आओ। तो ये बंदा कौन होता है, माधव राव। और TT कृष्णमाचारी, इनके साथ क्या होता है, एक भाई साहब होते हैं, कौन भाई साहब, क्या सर होते हैं सर, DP खेतान, ठीक है। इनकी हो जाती है सर डेथ, ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है, तो इनकी जगह किसको लेके आते हैं, TT कृष्णमाचारी जी को, ठीक है। VT और TT में प्लीज डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है, मैंने बता दिया है। अब जब फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पास होता है, ओके, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पास हुआ, तो उसमें कितने आर्टिकल और कितने शेड्यूल होते हैं ये आप बताइए। 395 आर्टिकल 8 शेड्यूल होते हैं, या 385 आर्टिकल 8 शेड्यूल होते हैं, 395 आर्टिकल 10 शेड्यूल होते हैं, या 385 आर्टिकल 10 शेड्यूल होते हैं। सॉरी। सो इसका सही आंसर है क्या, ऑप्शन ए, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल, ओके। यही इसका क्या है, आंसर है। चलते हैं आगे भाई साहब। अगला क्वेश्चन है कि ओनली दलित वुमेन मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूंट, संविधान सभा में केवल एक दलित महिला वुमेन थी, वो कौन थी? एनी मस्करीन जी थी, बेगम एजाज रसूल जी थी, या दक्षिणानी वेलुंथन जी थी, या विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, ठीक है। सो इसका आंसर है क्या, ऑप्शन सी, दक्षिणानी वेलुंथन। दक्षिणानी वेलुंथन ये केरला की रहने वाली थी, ठीक है। और ये क्या होती है भाई साहब, ओनली दलित वुमेन होती है, ठीक है। क्या होती है, ओनली दलित वुमेन होती है, दक्षिणानी वेलुंथन, ठीक है। और ये सबसे यंगेस्ट भी होती है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। ये सबसे यंगेस्ट भी होती है, ठीक है ना, हाँ, महज 32 साल की होती है। और यही यही क्या होती है, महज 32 ईयर ओल्ड होती हैं ये। और यही जो है ना, पहली ग्रेजुएट भी होती हैं, पहली दलित वुमेन ग्रेजुएट भी होती हैं, ठीक है। और एक्चुअली में केरला में क्या था कि सर, आप जो है ना, कमर से ऊपर कपड़े पहनना अलाउड नहीं था, ठीक है। तो ये पहली वुमेन होती हैं जो कमर से ऊपर, ठीक है ना, क्लॉथ्स को होल्ड करती हैं, ठीक है, या वियर करती हैं, ठीक है, वियर, ठीक है, कमर के ऊपर।
ठीक है, दक्षिणानी वेलुंथन। और यही महिला एक होती हैं सर, एक चीज याद रखिए, क्योंकि ये खुद लोअर कास्ट से आती है, लेकिन याद रखिएगा इन्होंने क्या करा सर, रिजर्वेशन को इन एनी फॉर्म वो क्या होती हैं, रिजेक्ट करती हैं या अपोज करती हैं, अपोज करती हैं, ठीक है, अपोज करती हैं इसको कि भाई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, क्योंकि एक्चुअली इनको क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह से ये चीजें देख चुके थे कि ये कितना बांट सकता है, ठीक है ना, तो इसीलिए क्या था, ये इसके बिल्कुल फेवर में नहीं थी। मतलब आप सोचिए, मोहम्मद अली जिन्ना लोगों को चीजें नहीं समझ में आ रही ये, ठीक है, जो इनको चीज समझ में आई, ठीक है, और आज भी देखिए क्या चल ही रहा है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। सो छोड़िए वो। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, एनी मैस्करीन। एनी मैस्करीन जी कौन थी, एनी मैस्करीन ये क्या होता है बेसिकली, ये भी क्या होती है, केरला से ही आती है, ठीक है, एनी मैस्करीन केरला से ही आती है, और इनकी फीचर क्या होता है, ये हिंदू कोड बिल को सपोर्ट करती है, हिंदू कोड बिल को सपोर्ट करेंगी, ठीक है। और बेगम एजाज रसूल, ये ओनली मुस्लिम वुमेन होती हैं, ओनली मुस्लिम वुमेन होती हैं, और ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी बनती हैं शायद, ठीक है। और ये इन्हीं के नाम पे एक हॉकी का कप होता है, क्या होता है, हॉकी का कप, ठीक है। ओनली मुस्लिम वुमेन हो गई, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, ये हो गई किसकी कहानी, बेगम एजाज रसूल जी की, ठीक है। अब ये कौन होता है, विजय लक्ष्मी पंडित जी। ये कौन होती है भैया, हमारे पंडित जी जवाहरलाल नेहरू की बहन होती है, उनकी कौन होती है, सिस्टर होती है। इनको एम्बेसडर, एज ए एम्बेसडर अपॉइंट किया जाता है, कहाँ पे, मैक्सिको हो गया, ठीक है, मैक्सिको के अंदर, अमेरिका यूएसए भी भेजा जाता है, रशिया भी भेजा जाता है, ठीक है, और लंदन लंदन भी भेजा जाता है, ठीक है। फिर बाद में यही क्या होती है, फर्स्ट फर्स्ट फीमेल होती हैं जो चेयर करती हैं किसको, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। और जब वहां से वापस आती हैं तो इन्हें कहाँ का गवर्नर, कहाँ का बनाया जाता है सर, महाराष्ट्र का, ठीक है। ये हमने चारों महिलाओं के बारे में कुछ कुछ पॉइंट देख लिए, और हमारा केवल ओनली दलित वुमेन का आंसर क्या हो गया सर, दक्षिणानी वेलुंथन, ठीक है। अब वो कौन महिला थी जो कहती है कि भैया सोवरेनिटी जो है ना वो भारत के लोगों से, जो संप्रभुता है वो भारत के लोगों से डिराइव हुई है हमारे संविधान में, ठीक है। यानी कि बेसिकली कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ, अरे क्या, पीपल ऑफ इंडिया किसने जोड़ा, किसने जुड़वाने में हेल्प करी, तो ऑप्शन ए लीला रॉय, ऑप्शन बी रेणुका रॉय, ऑप्शन सी अम्मू स्वामीनाथन, या ऑप्शन डी पूर्णिमा बैनर्जी। सो इसका सही आंसर है क्या, पूर्णिमा बैनर्जी, पूर्णिमा बैनर्जी, ठीक है। इन्होंने ही सपोर्ट किया था सर, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हमारे संविधान में जुड़े, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और जहां से क्या हो रही है, हमारी संप्रभुता आ रही है, ठीक है ना, डेराइव हो रही है, ठीक है ना, हम संप्रभु, भारत के लोग ही क्या है, सर्वोपरि हैं, ठीक है। और इसी में ही प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, इनको सपोर्ट करती हैं ये, ठीक है, कि भाई एक समय से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इसके ऊपर लिमिट होनी चाहिए। प्लस यही क्या करती हैं, राज्यसभा का जो इलेक्शन होगा उसके अंदर 35 से घटा करके एज जो आज 30 ईयर है, वो इन्हीं के सपोर्ट से होती है, ठीक है। आज आज कितनी है एक बार देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, ये कौन है, लीला रॉय। ये लीला रॉय सर वो महिलाएं हैं जो, एक मिनट, ये आंसर हो गया, ठीक है, चिट्टागोंग आर्मरी रेड जो कौन करता है, सूर्यसेन, उनके साथ होती हैं। प्लस यही महिला क्या होती हैं, ये फॉरवर्ड ब्लॉक में पार्टिसिपेट करती है सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, फॉरवर्ड ब्लॉक में। और यही क्या करती है, जब पार्टीशन होता है इंडिया का, तो ये क्या करेंगी, रिजाइन कर देंगी, पार्टीशन ऑफ इंडिया के फेवर है ना, उसके अगेंस्ट में रिजाइन कर देंगी। ये कौन है सर, रेणुका रॉय। आज के टाइम में एक मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, वो क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, किसने लागू किया, उत्तराखंड स्टेट ने, ठीक है ना, पहला स्टेट जो शुरुआत से लागू है जिसके अंदर, वो है गोवा। अभी किसने लागू किया, उत्तराखंड ने, ठीक है। सो ये तभी उसको सपोर्ट करना, तभी से इसको सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। फिर ये कौन, अम्मू स्वामीनाथन जी, अम्मू स्वामीनाथन, इनके बारे में एक फैक्ट लिख लीजिएगा। अम्मू स्वामीनाथन ये क्या करती है सर, एक एसोसिएशन बनाती है जिसका नाम होता है क्या, वुमेन इंडिया एसोसिएशन, वुमेन इंडिया एसोसिएशन, जो बनती है कब, 1917 में। कहाँ बनती है सर, मद्रास में। कहाँ बनती है, MADRS मद्रास, ठीक है। सो ये इसको फॉर्म करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। प्लस ये चाहती है कि भैया मैन इज इक्वल टू वुमेन, समझ रहे हो, जितने भी राइट्स हैं जो मैन को मिल रखे हैं वो फीमेल को भी मिले, वुमेन को भी मिले, ठीक है। वुमेन हैव इक्वल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक इस चीज को सपोर्ट करती है, और इन्हीं की बेटी होती है कौन, लक्ष्मी सहगल जी और मृणाली साराभाई, ठीक है।
ये हो गई अमू स्वामीनाथन जी की कहानी, ठीक है। सो चलते हैं आगे। अब वो कौन भाई साहब थे जिसने बोला कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी संविधान सभा है वो हिंदुओं की बॉडी है, ठीक है, हिंदुओं की सभा है। ग्रैनविल ऑस्टिन जी बोले, या आइवर जेनिंग, या पीआर देशमुख जी, या विस्कॉन्ट साइमन। सो इसका आंसर है क्या, विस्कॉन्ट साइमन। विस्कॉन्ट साइमन जी ने ही बोला था, ठीक है। पीआर देशमुख, एक्चुअली इन्होंने क्या कमेंट किया था, इन्होंने सर 1935 वाले एक्ट के टाइप का कमेंट किया था। क्या किया था 1935 का, भाई हमारा संविधान क्या है 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, और उसी में एडल्ट फ्रेंचाइज और जोड़ दो, बस बन गया क्या आज का संविधान। तुमने कुछ नया थोड़ी करा है। ऐसा कहना था किसका, इनका, पीआर देशमुख जी का, ठीक है। सो चलते हैं आगे। अब ये कि हमने अपनी सभा के लिए जो प्रतीक चुना है वह एक हाथी है। शायद यह इस बात के अनुरूप है कि हमारा संविधान भी दुनिया द्वारा निर्मित सबसे भारी संविधान है। मतलब हुआ क्या, देखो एक भाई साहब थे जिन्होंने क्या करा, ये हमारा एम्बलम, एम्बलम क्या था संविधान सभा का, वो था क्या, एलिफेंट, वो था एलिफेंट, ठीक है। और इसी एलिफेंट को हमने सीरियसली ले लिया, इसीलिए हमारा संविधान क्या हुआ, इतना बड़ा हो गया। तो ये बात किसके द्वारा बोली गई, एच वी कामत जी के द्वारा, ग्रैनल ऑस्टिन के द्वारा, सर एवर जेनिंग के द्वारा, या विस्काउंट साइमन जी के द्वारा, ठीक है। सो इसका आंसर होगा क्या, एच वी कामत जी के द्वारा। और ये कहाँ से थे सर, हमारे एमपी से ही आते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। सो ये बात किसने बोली थी, एच वी कामत जी ने। चलते हैं आगे। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था सर, सिंबल अभी पढ़ लिया सर, क्या था, एलिफेंट, ठीक है। सो चलते हैं आगे। इन 1927, 1927 में, ठीक है, मार्गरेट कजिन ने किसके साथ मिलकर के, ठीक है ना, विथ होम, किसके साथ मिलकर मार्गरेट कजिन ने, ठीक है, AIWC यानी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस बनाई, ठीक है। ऑप्शन ए दक्षिणी वेलुंथन, विजयलक्ष्मी पंडित, सी राजकुमारी अमृता कौर, या हंसा मेहता जी। सो इसका आंसर है क्या, राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है। यही क्या थी भैया, ठीक है, फ्री इंडिया की जब, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया की, फ्री इंडिया की पहली कैबिनेट मिनिस्टर बनती, पहली फर्स्ट फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर बनती है, कैबिनेट मिनिस्टर। और ये कौन सा मिनिस्ट्री मिलती है इनको, इनको मिलती है सर हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, ओके। और इन्हीं ने क्या बनवाए थे सर, जो इंडिया के अंदर एम्स है, इसको बनवाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ओके। सो अब एक ऑप्शन है क्या, हंसा मेहता जी। ये हंसा मेहता क्या हुआ सर, ये वाइस चेयरमैन होती है किसकी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की। और ये किसके एडवाइजरी कमेटी की भी मेंबर रहती है, ठीक है। और एक किसकी सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, सब कमेटी ऑन FR, फंडामेंटल राइट, इस चीज की भी ये क्या होती है, इस कमेटी की भी क्या होती है, ये मेंबर होती है। दक्षिणी फेलुतन के बारे में हमने पढ़ लिया है, विजयलक्ष्मी पंडित के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। सो इसका आंसर है क्या, राजकुमारी अमृता कौर, जिन्होंने क्या बनाई, AIWC, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ओके। चलते हैं आगे। ड्राफ्टिंग कमेटी ने भाई साहब कितने दिन लिए अपना ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, ऑप्शन ए 140 दिन, ऑप्शन बी 141 दिन, ऑप्शन सी 142, 143। सो इसका आंसर है सर 141 डेज, ओके। सो एक क्वेश्चन ये आता है सर कि इन हाउ मेनी डेज कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर, कितने दिन में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन में बन गया। तो सर इसका आंसर है क्या, 2 ईयर, 11 मंथ, 18 डेज, ओके। 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देखिए सर मैं ये खत्म कर चुका था, ठीक है। सो एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर साइंड कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये मेंबर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कब मिलते हैं सर, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इसको कितने लोग साइन कर, 280, 80, 281, 283, या 284। सो एक मिनट इसको रफ कर देता हूँ। सो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर है सर क्या, 284,
284 मेंबर्स क्या करते हैं फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन करते हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कमेंस होता है कब सर, 26 जनवरी 1950 को। और इस दिन हम क्या बन जाते हैं, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये डेमोक्रेटिक का मीनिंग क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, इन सब चीजों का मतलब सीखेंगे आगे। ठीक है, सो आगे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब बेसिकली देखिए जितना क्वेश्चन पॉसिबल हुआ मैंने कराया। ठीक है, अब हर लाइन का आप क्वेश्चन, एक्चुअली क्या कॉन्स्टिट्यूशन में हर लाइन से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हर लाइन से क्वेश्चन बनता है। अब हर लाइन से मैं क्वेश्चन बनाऊं इतना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो मैक्सिमम जितना क्वेश्चन मैं दे सकता था अपनी तरफ से दिया है। ठीक है, अब जैसे अंबेडकर जी कौन सी है ना, कहाँ से चुन के आई, ये सब भी ठीक है, एक एक क्वेश्चन बन जाता है। कौन सी महिला कहाँ से चुनकर आई, इस पर भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, सो इनको सबको क्वेश्चन को कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करिए, स्लाइड्स को, जो मैं स्लाइड्स है इसकी पीडीएफ दे दूंगा आपको ग्रुप पर। ठीक है, टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइए, जो टेलीग्राम टेलीग्राम की लिंक ग्रुप के, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, और वहीं पे आप, मैं क्या करूंगा, लेक्चर हो गया हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, सो मैं क्या करूंगा, इनकी पीडीएफ को मर्ज कर दूंगा। प्लस अब क्या है, जितना भी और अदर फैक्ट होगा, कहीं से भी अगर कहीं अदर फैक्ट मिल रहा होगा तो मैं उसको ऐड कर दूंगा। और क्वेश्चन जितने भी और दूसरी जगह से क्वेश्चन मिल रहा है मैं उनको आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सो यही है इतना। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे रह गई थी, एक के एम मुंशी जी हैं। ठीक है, के एम मुंशी, एक्चुअली अभी याद आया, आज मैं पढ़ रहा था इनके बारे में। ये क्या होते हैं सर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के ये मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, जो आज के टाइम में क्या हो रहा है, आज के टाइम में हम लोग एक वो मनाते हैं महोत्सव, जिसका नाम है क्या, वन महोत्सव। वन महोत्सव, और ये कब मनाया जाता है, जुलाई के फर्स्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में। ठीक है, सो उस समय क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट जो था ना, वो इसी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए ये वन महोत्सव क्या हुआ, चलाया गया। और ये किसके द्वारा चलाया गया, के एम मुंशी जी के द्वारा। ठीक है, सो ये एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन आता है फॉरेस्ट के अंदर, मे भी हो सकता है ये क्वेश्चन अभी 2021 के अंदर इसको मेंस में पूछा गया था एज अ 3 मार्कर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको आज पढ़ा था, तो मैं आप सोचा बता दूं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ठीक है, मे भी काम आ जाए शायद। ठीक है, सो इसी नोट के साथ एंड करते हैं, और हम अगला लेक्चर में लेके आऊंगा किसके लिए, अब पढ़ेंगे अपन क्या, एग्जीक्यूटिव। ओके, कोशिश करूंगा कि पूरा एक ही लेक्चर में खत्म हो जाए, चाहे वो लेक्चर थोड़ा बड़ा क्यों ना हो, बट एग्जीक्यूटिव को एक ही लेक्चर में, सिंगल लेक्चर में खत्म किया जाएगा। प्लस ठीक है, आगे जो भी टॉपिक होगा वो सब फिर जल्दी जल्दी हम देखेंगे। ठीक है, सो चैनल को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को। ठीक है, शेयर कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा, और प्लस अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर लेक्चर ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये क्वेश्चंस और भी लोगों को पता चले। ठीक है, थैंक यू सो मच, इसी के साथ खत्म करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू।